भी जो होता है वो हमेशा आपका एक सीपीयू बर्स्ट होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, आपका सीपीयू आईओ बर्स्ट साइकिल है। प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन कंसिस्ट ऑफ साइकिल्स ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन एंड आईओ वेट। अब यहाँ पे डायग्राम में आपको क्या दिखाया हुआ है, कुछ आपका ऐड वाला काम था, कुछ आपका रीड वाला काम था, उसके बाद फिर वेट फॉर आईओ हो गया, फिर आपका कुछ और सीपीयू वाला काम हो गया, फिर आपका कुछ और काम हो गया। सो दैट मीन्स देयर इज एन ऑल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ सीपीयू बर्स्ट एंड आईओ बर्स्ट. This diagram, this is a histogram of CPU burst durations. This is the histogram of CPU burst duration. It says कि कितनी milliseconds की CPU burst आती हैं. So during the execution, the CPU burst which are of small मिली सेकेंड वो बहुत सारी होती हैं। दोबारा से मैं रिपीट करने की कोशिश करती हूँ, लार्ज नंबर ऑफ सीपीयू बर्स्ट। ये सीपीयू बर्स्ट कितनी नजर आ रही है तुम्हें, हार्डली आई गेस 2 या 3 मिली सेकेंड की। ये तो 8 है, 8 का हाफ 4 हो गया, 4 का इधर ऑलमोस्ट 2 या 3 या 2.5 मिली सेकेंड्स की जो बर्स्ट होती हैं वो सबसे ज्यादा एक सिस्टम में आ रही होती हैं। दैट मीन्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन सीपीयू बहुत थोड़ी सी देर के लिए चाहिए होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी प्रोसेस को सीपीयू 32, 24, 16, 40 मिली सेकेंड्स के लिए चाहिए हो। सो इन अ सिस्टम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट and a small number of long CPU burst. And IO bound program, किसी एक IO bound program और CPU bound program हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। IO bound का क्या मतलब हो गया, IO bound का क्या मतलब है बेटा, A process which have more of input output related operation. CPU bound बोले तो एक प्रोसेस जिसको मैक्सिमम CPU से काम पड़ता है। सो अगर एक IO bound प्रोसेस है तो उसको तो और छोटी छोटी CPU बर्स्ट की जरूरत होगी। जो एक CPU bound प्रोसेस है हो सकता है उसको लॉन्ग CPU बर्स्ट की रिक्वायरमेंट हो, बट बेसिकली आपका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक सिस्टम में ऐसे ही देखा गया है कि जो सीपीयू बर्स्ट, जो छोटी सीपीयू बर्स्ट होती हैं वो ज्यादा आपकी जरूरत होती है बजाय की लॉन्ग सीपीयू बर्स्ट, राइट। सो इन दिस चैप्टर we are going to study about the CPU scheduler. CPU scheduler is the short term scheduler. I hope you remember that diagram. कहाँ पर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम करता है, कहाँ पर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है और कहाँ पर मिडिल टर्म शेड्यूलर काम करता है। मेन मेमोरी में प्रोसेसेस लाने का काम जो करता है जॉब पूल से वो होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये डिसाइड करता है कौन कौन सी मिक्स ऑफ जॉब्स को, आईओ बाउंड जॉब या सीपीयू बाउंड जॉब में से कौन कौन सी जॉब्स को मेन मेमोरी में एज अ प्रोसेस अकोमोडेट किया जाएगा। When the processes are there in the main memory, then which process will be executed now? It is the task of the short-term scheduler. And I clearly remember we have discussed why long-term scheduler is known to be a long-term scheduler, why a short-term scheduler is known to be a short-term scheduler. Short-term. ओके हम बोलते हैं ना हमारे लॉन्ग टर्म गोल हैं, हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। शॉर्ट टर्म मीन्स इन मेजर ऑफ टाइम। तो बहुत फ्रीक्वेंटली शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो एग्जीक्यूट होता है, उसको बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की नेक्स्ट जॉब कौन सी एग्जीक्यूट की जाएगी। ओके सो द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, इस चैप्टर में हम जितनी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स देखेंगे दे ऑल पर्टेन टू योर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, they all pertain to the short term scheduler. So basically short term scheduler का क्या काम होता है, ये रेडी क्यू में प्रोसेसेस को देखता है और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाने के बाद ये डिसाइड करके सिर्फ बताता है कि कौन सी जॉब नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी। That means it is an operating system module that decides and select which process will be executed next. ठीक है, once the decision has been taken place, तो there is another operating system module known to be dispatcher, जो कि
एक प्रोसेस जो भी चल रही होती है उसका कॉन्टेक्स्ट स्विच करवाएगा, नई प्रोसेस के कंटेक्स्ट को रीलोड करेगा, और जो प्रोग्राम काउंटर की जो इंस्ट्रक्शन है जहां से नई प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना है वहां तक आप सीपीयू का कंट्रोल लेके जाएगा ताकि उसका एग्जीक्यूशन हो सके। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एक प्रोसेस को छोड़ के दूसरी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो रहा है तो डिसीजन जो है वो तो शेड्यूलर करता है, बट उस प्रोसेस को रेडी होने के लिए डिस्पैच का मतलब क्या होता है, लेटर आपने बना दिया, लेटर के ऊपर जो फाइनल स्टैंपिंग वगैरह जो होती है दैट मींस इट इज रेडी टू बी डिस्पैच, इट इज रेडी टू बी डिलीवर्ड नाउ। सो अब आपका जो डिस्पैचिंग का जो डिस्पैचर होता है वो एक और अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल होता है जो कि कॉन्टेक्स्ट स्विच का काम करवाता है, स्विच टू द यूजर मोड, प्रोसेस को यूजर मोड में लेके जाता है एंड जंप टू द प्रॉपर लोकेशन जहां से आपका प्रोग्राम जो है अब वो रीस्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, सो वैसे ये डिस्पैचर भी बाद में आएगा, आई विल एक्सप्लेन देयर आल्सो, बट सीपीयू शेड्यूलिंग कब कब करवाने की जरूरत पड़ती है, दीज आर द 4 रीजंस कि जब एक प्रोसेस को सीपीयू शेड्यूल करवाने की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट इज स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट। कोई एक प्रोसेस चल रही थी और वो स्विच करके कहां पे चली गई, रनिंग टू वेटिंग स्टेट में चली गई। क्यों चली गई, क्या रीजन हो सकता होगा एक प्रोसेस सीपीयू जो रन कर रही थी वो वेटिंग स्टेट में चली गई? ये सारे रीजंस हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग मुझे बताएंगे। Ma'am, maybe the process is parent process, or like maybe the process is like there is an interruption caused in between. The process is present in the ready queue. Basically, in the running statement. The process needs some IO operation. Yes, ma'am. So instead of remaining in the running state, process moves to the waiting queue. ओके, प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में जाता है किसी ना किसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ एक बच्चा क्लास में थोड़ा बहुत जो भी रिस्पॉन्स दे रहा होता है, बाकी पूरी क्लास बिल्कुल डम स्टूडेंट्स की तरह से बैठे रहते हो। I put in so much of energy and effort in speaking and make you understand each and everything, but you people sit like dumb students. I don't know what you are studying at home. And in ideal situation, whatever is being taught in the class, immediately the very same day you should read this topic at home also. I don't know what you are doing. लैब का क्या स्टेटस है? थर्सडे वाली लैब, थर्सडे वाले स्टूडेंट्स जिनकी आज लैब है, लास्ट टाइम क्या किया था आपने लैब में? अब ये भी नहीं बताया जा सकता आप लोगों से। मैम फोक कॉल वाला आपने लिया था एग्जीक्यूट करने के लिए, आपने 8 क्वेश्चंस दिए थे। ओके, तो दैट मींस यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द गाइडलाइन। क्वेश्चन नंबर 1 था ये या कोई और है? यस मैम, क्वेश्चन 1 ही था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, आज लैब जो है मैं आपकी 5 o'clock लूंगी। आई हैव टू गो टू कॉलेज, देयर इज एन इंपॉर्टेंट मीटिंग एट 1 o'clock, सो आई माइट नॉट बी बैक एट 1:30। ओके, सो आई विल टेक द लैब एट 5 o'clock एंड मैं अभी लैब की भी इंस्ट्रक्शंस दूंगी, जस्ट 10 minutes बिफोर टू 10 आई विल स्टार्ट द लैब इंस्ट्रक्शन। तो आज की लैब में आप मल्टी थ्रेडिंग के प्रोग्राम्स करेंगे, right? And please keep on submitting your assignments and assessments. I'll be checking them in between also, and don't be under the impression कि teacher नहीं देखेगा। And the final reminder is this is comprehensive continuous evaluation, CCE, right? तो मुझे बार बार ये चीज बताने की जरूरत ना पड़े। एनीवेज, कम बैक टू द पॉइंट वेयर वी लेफ्ट, स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट। सो दैट मीन्स एक प्रोसेस आपका चल रहा था, उसको आईओ की जरूरत पड़ी, तो वो प्रोसेस आपका किसी वेटिंग क्यू में चला गया। सेकेंड ऑप्शन कुड बी कि कब सीपीयू शेड्यूलिंग का डिसीजन कब लेने की जरूरत पड़ सकती है। देखो, हम जो चारों पॉइंट्स देख रहे हैं वो ये है कि कब सीपीयू शेड्यूलर को जगाया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि नाउ यू डिसाइड अपॉन दैट व्हिच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। उसका तो काम सिर्फ सिलेक्शन का है, डिसीजन मेकिंग का है, तो वो कब कब जगाया जाएगा। द फर्स्ट इज जब एक प्रोसेस रनिंग से वेटिंग स्टेट में जाती है, अपना स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को याद करेंगे। दूसरा, जब एक प्रोसेस रनिंग से रेडी में जाती है, इसका कौन मुझे एग्जांपल देगा? रनिंग से रेडी में जाने का मतलब
मैम जब उसको आईओ मिल जाए। नो, देन इट विल बी वेटिंग टू रेडी। आईओ मिलेगा तो वो वेटिंग में पड़ी हुई है ना। मैम जब जॉब पूल से रेडी क्यू में जाना। क्या बेटा? मैम जब जॉब पूल से रेडी क्यू में जाना। बच्चे मैं आपको स्टेट मेंशन कर रही हूँ, जॉब पूल की तो बात ही नहीं आई। जॉब पूल तो आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है, और इस चैप्टर में मैंने क्लियरली बताया है हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की बात ही नहीं कर रहे। इस चैप्टर में तो हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की बात कर रहे हैं। और आपको सेकंड पॉइंट में स्टेट्स लिखी हुई हैं। कौन सी 2 स्टेट लिखी हुई हैं? रनिंग टू रेडी। रनिंग टू रेडी। जॉब पूल कहाँ से आ गया इसके अंदर? रनिंग से वो सीधा रेडी में जा रहा है। व्हाट कुड बी अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोसेस कैन ट्रांजिट or change the state it is directly from running to ready? Yes, it has every resources, but it lacking for the CPU's control. But then वो सिचुएशन कब आएगी? जब वो रन हो रही है तो वो रेडी में क्यों जाएगा? Ma'am, maybe the time expired. First thing is, if the time expires for a particular process, then it has all the resources except the CPU. CPU उससे जाएगा तो वो प्रोसेस किसी वेटिंग क्यू में क्यों जाएगी? उसके पास तो सारे रिसोर्सेज थे, सिर्फ कौन सा रिसोर्स लैक हो जाएगा उस टाइम पे? CPU। तो वो दोबारा से रेडी क्यू में जाएगी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी अदर वेटिंग क्यू। द अदर रीजन कुड बी कि अगर कोई एक और हायर प्रायोरिटी प्रोसेस ने इंटरप्ट किया। द सिंपल रीजन इज, अगर किसी रीजन से इंटरप्शन आती है, किसी भी रीजन से इंटरप्ट होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सीपीयू को बोलेगा भैया देखो कहाँ से इंटरप्शन आ रही है। तो सीपीयू उस टाइम पे उस प्रोसेस को छोड़कर दोबारा से रनिंग से रेडी क्यू में डालेगा। थर्ड ऑप्शन कुड बी स्विचेस फ्रॉम वेटिंग टू रेडी। ये कब हो सकता है? जब एक आईओ कंप्लीट होगा और प्रोसेस जो है वो दोबारा से वेटिंग से रेडी क्यू में पहुंच जाएगी, तो फिर से ये सीपीयू शेड्यूलर को एक मैसेज जाएगा, सिग्नल जाएगा कि कोई नई प्रोसेस जो है जिसका आईओ कंप्लीट हो गया है वो अब दोबारा क्यू में आ गई है, तो अब तुम फिर से देखो किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। एंड द लास्ट इज व्हेन अ प्रोसेस टर्मिनेट्स। तो डेफिनेटली जब एक प्रोसेस टर्मिनेट हो रही है, उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, तो शेड्यूलर फिर से रेडी क्यू में प्रोसेसेस को देखेगा और डिसाइड करेगा उनमें से कौन सी प्रोसेस अब एग्जीक्यूट की जानी चाहिए। Scheduling algorithms can be divided into 2 categories. The first one is preemptive scheduling algorithm. The second one is non-preemptive scheduling algorithm. Preemptive means that the CPU can be preempted before it's voluntarily leaving the CPU. Non-preemptive का मतलब क्या हो गया? पहले non-preemptive समझ लेते हैं। Non-preemptive, non मतलब नहीं, preemptive मतलब पहले ही खाली करवाना। तो कोई भी प्रोसेस सीपीयू का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ तब छोड़ेगी जब वो वॉलेंट्रीली उस प्रोसेस का कंट्रोल छोड़ना चाहेगी। अगर उसको किसी आईओ की जरूरत है, अगर वो किसी रीजन की वजह से सस्पेंड हो रही है, अगर वो किसी रीजन की वजह से वेटिंग क्यू में जा रही है, तो वो खुद उस सीपीयू का कंट्रोल छोड़ेगी। बट अदरवाइज सीपीयू से कंट्रोल किसी प्रोसेस से छुड़वाया नहीं जा सकता। दिस इज योर नॉन प्रीएम्प्टिव। दैट मीन्स बाय एनी मीन्स इफ अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग, सीपीयू का कंट्रोल उस प्रोसेस से नहीं लिया जा सकता। प्रीएम्प्टिव मीन्स कि अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो भी रही है तो उससे सीपीयू का कंट्रोल लेके किसी और प्रोसेस को दिया जा सकता है। So out of these 4 condition, 1 and 4 is non-preemptive, और जो सेकंड और थर्ड वाली जो शेड्यूलिंग होती है वो हमारी प्रीएम्प्टिव होती है। एक प्रोसेस रन कर रही थी, उसका लेट्स से टाइमर एक्सपायर हो जाता है, तो वो कहाँ जाएगी? वो भी सीपीयू को छोड़ना नहीं चाहती, बट उससे सीपीयू को प्रीएम्प्ट करवाया जा रहा है कि भैया तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। एक प्रोसेस चल रही थी, एक इंटरप्ट आता है, दैट प्रोसेस डज नॉट वांट टू लीव द सीपीयू, बट एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस या किसी और वजह से सिस्टम पे इंटरप्ट आया है, तो वो प्रोसेस सीपीयू को छोड़ेगी और दोबारा लेट्स से वेटिंग क्यू में जाएगी। सो दिस इज योर
प्रीएम्प्टिव, एक प्रोसेस जो चल रही थी वो रेडी क्यू, वेटिंग क्यू से रेडी क्यू में जाती है, तो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी वो प्रीएम्प्ट करवाई जाएगी और देखा जाएगा कि अच्छा एक प्रोसेस, नई प्रोसेस सिस्टम में आई हुई है जो वेटिंग से आई है रेडी में, तो देखना पड़ेगा उसको तो नहीं एग्जीक्यूशन पहले चाहिए. सो आउट ऑफ फर्स्ट एंड 4 इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव, सेकेंड एंड थर्ड इज प्रीएम्प्टिव इन नेचर, राइट. So these are few things जो हमने देखने की जरूरत है. नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब once the CPU has been allocated to a process keeps the CPU until it releases the CPU either by terminating or by switching to waiting state. ये नॉन प्रीएम्प्टिव की लाइंस को पढ़ो और मुझे बताओ समझ में आई है या नहीं आई. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. ठीक था. So Yes, ma'am. the other type of scheduling which is your preemptive scheduling, in that case आपको CPU जो है वो preempt करवाया जा सकता है किसी भी प्रोसेस से, right? Now, in the third paragraph, it is written that preemptive scheduling can result in a race condition. How? For example, the first process is executing and it is, both the processes have some shared data. Both the processes are accessing on the shared data. तो पहले प्रोसेस 1 चल रही थी, फर्स्ट प्रोसेस, और वो किसी एक शेयर्ड डेटा को अपडेट करने की कोशिश कर रही थी. बिफोर द फाइनल अपडेशन टेक्स प्लेस सेकेंड प्रोसेस आती है और वो सेकेंड प्रोसेस जो है वो अपडेट करने की कोशिश करती है. सो दिस इज अ रेस कंडीशन वेयर वन प्रोसेस में अपडेट द शेयर्ड डेटा और द अदर प्रोसेस में अपडेट द शेयर्ड डेटा, एंड दिस updation depends upon the order of execution and this may lead to an inconsistent state of data. Read the third paragraph whole. Read the third paragraph. If something is not clear मुझसे पूछेंगे आप. मैम एक बार और समझा दो थर्ड पॉइंट. Third point, ठीक है. Let's say there is a shared data between the two processes. One process was just about to update the shared data, but in between the context switch takes place. और context switch में एक process 2 आ गई जो उसी shared database को या तो read कर रही थी या update कर रही थी. So this is like a race condition. मैं यहाँ से पढ़ने की कोशिश करती हूँ. Consider the case the two processes that share data. While one process is updating the data, it is preempted so that the second process can run. The second process then tries to read the data which is in inconsistent state. Why it is inconsistent state? Because पहली वाली प्रोसेस अपना अपडेशन पूरा कर नहीं पाई और दूसरी प्रोसेस ने रीड करना शुरू कर दिया. So it may lead to inconsistencies in the data. एक और कंसर्न यहाँ पर क्या होता है जब हम प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन की बात करते हैं. लेट्स से अगर कोई प्रोसेस यूजर मोड में है तो उसका प्रीएम्पशन करवा लोगे, बट व्हाट if the process is executing in the kernel mode and it is kernel mode में वो क्यों जाता है? कुछ ना कुछ कर्नल के डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं जो उस प्रोसेस को चेंज करने होते हैं.
व्हेन द प्रोसेस इज इन द यूजर मोड, तो यूजर लेवल के कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स है वो उनको एक्सेस करेगा, यूजर डिफाइंड मेमोरी, वेरिएबल्स एंड सो ऑन. बट अगर कोई प्रोसेस कर्नल में है तो कर्नल के जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, शेयर्ड फाइल की टेबल, शेयर्ड मेमोरी की टेबल, फ्री मेमोरी एरिया ब्लॉक्स की टेबल एंड सो ऑन, ऐसे आपके शेयर्ड कर्नल डेटा स्ट्रक्चर्स माइट बी देयर जिनको एक्सेस करने की जरूरत होती है. सो अगर प्रोसेस कर्नल मोड में ही प्रीएम्प्ट करवा ली जाएगी, देन इट विल लीड टू केओस. दोबारा सोच के देखो, एक प्रोसेस कर्नल मोड में चल रही थी और ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स को चेंज करने लगी हुई थी. हाफ ऑफ द चेंजेस हैव बीन डन, हाफ ऑफ देम आर स्टिल लेफ्ट, लेट्स से. But in between, if the process gets preempted, then it will lead to inconsistent kernel data structures and it will lead to total chaos in the system. So many a times operating system designers makes sure that if a process is executing in the kernel, it should not be preempted. It should not be preemptive. So what they maintain is, they maintain a non-preemptive kernel. Non-preemptive kernel, indicating that if the process is executing in the kernel mode, it should not be preemptive. It should not be preempted. But in our yesterday's or day before yesterday's class, we have seen that if it is a preemptive, non-preemptive kernel, it cannot be used for your real-time systems. I remember I asked you deliberately, what do you mean by real-time systems? याद है आप लोगों को? तो ये वही कंसेप्ट है. दोबारा से सोच के चलो, अगर तो प्रीएम्प्टिव कर्नल हो गया, तो अगर तो नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल हुआ तो प्रोसेस जो है वो कर्नल मोड में अपना काम पूरा करेगी. बट लेट्स से अगर कर्नल मोड में प्रोसेस किसी रीजन की वजह से हैंग हो जाती है, या इट इज टेकिंग टू मच ऑफ टाइम एंड इट इज टेकिंग द सीपीयू कंट्रोल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन द अदर प्रोसेसेस विल कीप ऑन वेटिंग एंड द अदर प्रोसेसेस माइट बी ऑफ हायर प्रायोरिटी ऑल्सो. एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस है, कर्नल मोड में चली गई है और अब वो कंट्रोल दे ही नहीं रही सीपीयू का. तो इस रीजन की वजह से भी और रियल टाइम सिस्टम्स की वजह से भी हम अपना नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल मोड मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर्स नहीं रखते हैं. दे गो फॉर प्रीएम्प्टिव कर्नल, कि कर्नल मोड की प्रोसेस को भी प्रीएम्प्ट करवाया जा सके विद स्पेशल केयर. ठीक है, आई एम जस्ट लीविंग ऑल दिस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. ओके, डिस्पैचर पे आ जाइए. डिस्पैचर इज द मॉड्यूल that gives the control to the CPU to the process selected by the short term scheduler. Read the first line. Dispatcher की मैं आपको बता चुकी हूँ. Short term scheduler will decide the process to be executed next. Dispatcher will give the control of the CPU to the newly selected process. उसको सीपीयू का कंट्रोल देने तक का जो काम जो है वो डिस्पैचर का है. सो डिस्पैचर कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है. डिस्पैचर यूज कंट्रोल जो है वो यूजर मोड में आता है एंड डिस्पैचर अलाउज टू जंप टू द एग्जैक्ट लोकेशन जहां से आपके प्रोग्राम को रीस्टार्ट करवाने की जरूरत है. सो दिस टाइम डिस्पैचर नीड्स टू बी वेरी फास्ट. डिस्पैचर को फास्ट होने की जरूरत है, क्योंकि जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है, एवरी टाइम अ कॉन्टेक्स्ट स्विच टेक्स प्लेस, डिस्पैचर कम्स टू द पिक्चर. जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, नई प्रोसेस आ गई, शेड्यूलर पिक्चर में आएगा, शेड्यूलर नेक्स्ट प्रोसेस को डिसाइड करेगा और डिस्पैचर जो है वो उस प्रोसेस में जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना है कंट्रोल वहां तक लेके जाएगा. ठीक है, कंट्रोल वहां तक लेके जाएगा. सो ये सारे प्रोसेस में टाइम लगता है. जितना कॉन्टेक्स्ट स्विच में टाइम लगता है उतना ही डिस्पैचिंग करने में भी टाइम लगता है. सो द टाइम पीरियड विच इज बीइंग टेकन in dispatching a new process is known to be the dispatch latency. It is the time it takes for the dispatcher to stop one process and start running other process. So this is known to be your dispatch latency. एक प्रोसेस को छोड़ के
दूसरी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाने तक का जो काम जो होता है ये कहलाती है डिस्पैच लेटेंसी। आई होप आई एम क्लियर। ठीक था? Yes, ma'am. ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज। शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज, बहुत सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स एग्जिस्ट करती हैं, प्लेंटी ऑफ देम एग्जिस्ट। हो सकता है कल को तुम भी कोई अपनी नई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बना लो, तो उन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को किस बेसिस पे एनालाइज किया जाएगा और इवैल्यूएट किया जाएगा। सो दीज आर सर्टेन शेड्यूलिंग मैट्रिसेस और शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज। हम ये सारे पैरामीटर्स देखते हैं। अच्छा, किसी प्रोसेस से सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो ज्यादा आ रहा है, किसी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से टर्न अराउंड टाइम ज्यादा आ रहा है, नहीं कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लेट्स से अच्छी नहीं है क्योंकि उसमें वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कोई शेड्यूलिंग टाइम लेट्स से रियल टाइम सिस्टम्स के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि वहाँ रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम आ रहा है। सो दीज आर वेरियस क्राइटेरियाज ऑन विच द डिसीजन टू बी टेकन प्लेस कि कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अच्छी है और कौन सी अच्छी नहीं है। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज सीपीयू यूटिलाइजेशन। दैट मीन्स शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपके सीपीयू को कितना बिजी रख पा रही है। आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ऐसी थी जो सारी प्रोसेसेस को, जो सिर्फ आईओ बाउंड प्रोसेसेस को ले रही थी और वो सारी आईओ बाउंड प्रोसेसेस जो थी वो आईओ क्यू पे फिट हो गई थी, जाके लग गई थी, वेट कर रही थी, सीपीयू खाली पड़ा हुआ है। सो दिस मीन्स आपकी जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है इट इज नॉट अ गुड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, क्योंकि वो आपके सिस्टम को लाइटली लोडेड रख रही है। एक अच्छी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वो मानी जाएगी जो आपके सिस्टम को, स्पेशली सीपीयू को हेवीली लोडेड रखेगी और सीपीयू से पूरा काम करवाएगी। नेक्स्ट इज थ्रूपुट, और थ्रूपुट मैंने पहले भी आपको 2-3 बार बताया हुआ है। इट इज ऑलवेज अ मेजर ऑफ टाइम। इट इज ऑलवेज अ मेजर ऑफ टाइम, कितने टाइम में कितनी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो पा रही हैं। लेट्स से 10 सेकेंड्स में एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा पाती है, एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो 5 प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवा पाती है। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वो अच्छी होती है जो ज्यादा से ज्यादा थ्रूपुट जो है वो दे सकता है। थ्रूपुट इज, दिस इज नंबर ऑफ प्रोसेसेस that completes their execution per unit of time. That means एक यूनिट ऑफ टाइम में कितनी सारी प्रोसेसेस आपकी एग्जीक्यूट हो रही हैं। टर्न अराउंड टाइम, इट इज द टोटल टाइम बोल रही हूँ मैं, हाउ लॉन्ग पूरे के पूरे सिस्टम हो, वेटिंग में हो, में रेडी क्यू में, आईओ क्यू में, टोटल एक प्रोसेस को कितना टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए। दैट बिकम्स योर turn around time, and it is the sum of the period spent in the memory, waiting in the ready queue, executing by the CPU and doing the IO. CPU में कितनी देर लग रही है उसको, CPU एग्जीक्यूशन में कितनी देर लग रही है, IO क्यू में वो कितनी देर वेट कर रहा है, रेडी क्यू में वो कितनी देर वेट कर रहा है। सो ये सारा का सारा टाइम मिलके क्या कहलाता है, टर्न अराउंड टाइम फॉर अ प्रोसेस। सो आपका सिस्टम जो है प्रोसेसेस का टर्न अराउंड टाइम भी कम रखना चाहिए। वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम इज जस्ट द वेटिंग टाइम कि प्रोसेसेस कितनी देर क्यूज में वेट कर रही हैं, या तो रेडी क्यू होनी चाहिए या आईओ क्यू होनी चाहिए, कितनी देर प्रोसेसेस को लग रही है क्यूज में वेट करने के लिए। एंड द लास्ट इज योर रिस्पॉन्स टाइम, कब जॉब सबमिट की गई और कब पहला रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ, दैट बिकम्स योर रिस्पॉन्स टाइम। आपने जॉब कब सबमिट करी सिस्टम में, आपकी मेन मेमोरी में वो जॉब किस टाइम पे आई, और कब जाके वो पहली बार शेड्यूल हो पाई ताकि उसकी कुछ आउटपुट आनी शुरू हुई या कुछ रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, दैट बिकम्स योर रिस्पॉन्स टाइम। इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स when the request was submitted until the first response is produced, not the final output but the first response. So अगर first response भी आना शुरू हो जाता है तो यूजर को लगता है कि ना हाँ मेरा प्रोसेस चल रहा है, first response आया, कुछ एटलीस्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, so these are basically the 5 criteria on the basis of which decision is being taken place that which scheduling algorithm is good and which is not good.
ठीक है, इन पांचों शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को एक बारी देखो और मुझे बताओ क्या ज्यादा होना चाहिए और क्या कम होना चाहिए। एक बारी रीड करो और मुझे बताओ क्या ज्यादा होना चाहिए और क्या कम होना चाहिए सिस्टम में। बट सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा होना चाहिए। यस हम सीपीयू ज्यादा होना चाहिए। यस हम मैक्सिमाइज होना चाहिए एंड ऑन थ्रूपुट भी ज्यादा होना चाहिए मैम। ज्यादा होना चाहिए एंड वेटिंग टाइम हम कम होना चाहिए। मैम वेटिंग टाइम कम होना चाहिए। Who all are answering? यस मैम। कौन बेटा? भी ज्यादा होना चाहिए। और रिस्पॉन्स टाइम भी मैम कम होना चाहिए। नहीं बेटा, आंसर कौन कर रहा है? व्हाट इज योर नेम? पल्लवी मैम 37। मैम पल्लवी 36 36 और 37, चलो ठीक है। सो सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा होना चाहिए, थ्रूपुट भी ज्यादा होना चाहिए, बाकी टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम तीनों कम दिन होने चाहिए। दैट मीन्स मुझे ऐसी एल्गोरिथम सिलेक्ट करनी चाहिए जो कि सीपीयू टाइम, टर्न अराउंड टाइम को बढ़ा दे, सीपीयू टाइम और थ्रूपुट को बढ़ा दे, आई एम सो सॉरी, सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट को बढ़ा दे और टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम को कम कर दे। ठीक है, ऐसी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है वो हमें पिक करनी चाहिए। सो यही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है। एल्गोरिथम का ऑप्टिमाइजेशन का क्राइटेरिया क्या है? ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? जब आपकी 3-4 चीजें हैं तो वो ऑप्टिमाइज कैसे होगा कि क्या चीज कम होनी चाहिए और क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए। डन? Yes, ma'am. So now we are going to start with the first scheduling algorithm. The first scheduling algorithm and the first scheduling algorithm which we are going to see perhaps is the only one जो आज हम देख पाएंगे क्योंकि मुझे लैब की इंस्ट्रक्शंस भी देनी है। So the first scheduling algorithm is first come first served. First come first served. That means ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स द रेडी क्यू और उस रेडी क्यू में सारी प्रोसेसेस जिस ऑर्डर में आ रही होती हैं वो उस ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होती हैं। ए पहले आई, बी बाद में आई, फिर डी आई, फिर सी आई, फिर एफ आई। तो पहले ए चलेगा, फिर बी चलेगा, फिर डी चलेगा, फिर सी चलेगा, फिर एफ चलेगा। तो उसी सेम ऑर्डर में जिस ऑर्डर में प्रोसेसेस आ रही हैं और देखने में वो फेयर भी लगता है, जिस ऑर्डर में वो प्रोसेसेस मेन मेमोरी में आई हैं उसी ऑर्डर में उनको एग्जीक्यूट करवा देना चाहिए। सो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम maintains a FIFO queue. What is FIFO queue? First in, in, first first out. out. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। First out. First in, first out queue maintain करता है और उस क्यू में प्रोसेसेस नहीं लगती हैं, उस क्यू में प्रोसेसेस के पीसीबीज को रखता है। सबसे पहले जो पहली प्रोसेस आई है उसका पीसीबी, उसके बाद नेक्स्ट पीसीबी, नई प्रोसेस आई है तो वो टेल में लग जाएगी और जब एग्जीक्यूट करने की बात आएगी तो वो कहाँ से प्रोसेस करना शुरू करेगा? शेड्यूलर कौन सी जॉब को पिक करेगा? हेड प्रोसेस को। The process, the PCB which is at the front of the queue. That means newly admitted processes क्या जो पीसीबी है वो लास्ट में लगता है और जिस प्रोसेस का पीसीबी फ्रंट में लगा होता है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। सो इस एग्जांपल में आपको क्या दिखाया हुआ है? लेट्स से देयर आर 3 प्रोसेसेस P1, P2 एंड P3 विद देयर सीपीयू बर्स्ट टाइम। ये आपको सीपीयू का बर्स्ट टाइम दिया हुआ है कि एक को 24 मिलीसेकंड चाहिए थे, एक को 3 मिलीसेकंड चाहिए थे और एक को फिर से 3 मिलीसेकंड चाहिए थे। सो प्रोसेसेस को एज्यूम करते हैं वो किस ऑर्डर में पहुंची हैं। पहले सबसे पहले P1 आई थी, फिर P2 आई थी, फिर P3 आई थी। तो दिस इज द गैंट चार्ट विच हैज बीन शोन टू यू। दिस इज द टाइमलाइन चार्ट, ये दिखाने के लिए कि कौन सी प्रोसेस ने कितना कितना टाइम लगाया। सो पहली प्रोसेस को 24 चाहिए था तो P0 से लेके 24 तक P1 प्रोसेस चली, फिर 24 से 27 P2 एंड देन P3। ये गैंट चार्ट आई होप सबको क्लियर है। गैंट चार्ट में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इट इज क्लियर। तो अगर मैं इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालती हूँ तो पहली प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा? वो तो आते ही एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई, ठीक है। P2 को कितना वेट करना पड़ा? 24 वेट करना पड़ा, ठीक है। P2 को कितना वेट करना पड़ा? 24। और P3 को कितना वेट करना पड़ा? 27 वेट करना पड़ा। तो
एवरेज वेटिंग टाइम कितना निकला? P1 प्लस P2 प्लस P3, दैट मीन्स 0 प्लस 24 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 3 कम्स आउट टू बी 17. दैट मीन्स हर प्रोसेस को ऑन एन एवरेज 17 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा, विच इज अ ह्यूज टाइम. और सोच के देखो प्रॉब्लम क्यों हो रही थी. प्रॉब्लम ये इसलिए हो रही थी क्योंकि एक बहुत बड़ी सीपीयू बर्स्ट वाली प्रोसेस आगे लगी हुई थी और छोटी छोटी सीपीयू बर्स्ट वाली प्रोसेसेस जो थी वो पीछे लगी हुई थी. दिस इज द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ अ कॉन्वॉय इफेक्ट. कॉन्वॉय क्या होता है? कॉन्वॉय क्या होता है? सुना होगा तुमने कॉन्वॉय. एनीवन हु कैन आंसर? कॉन्वॉय इज बेसिकली जुलूस. जुलूस जब जा रहा होता है बहुत बड़ा सा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक आगे 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 धीरे 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 चल रहे होते हैं और उसके पीछे छोटे छोटे व्हीकल्स जो होते हैं, कोई कार है, कोई स्कूटर है, कोई बाइक है, स्पेशली कार्स जो होती हैं जिनको निकलना हो, उनको भी किस स्पीड से चलना पड़ता है, उनको भी वेट करना पड़ता है जब तक बड़े बड़े वाली जो व्हीकल्स हैं वो आगे से निकल ना जाए. तो दिस इज अ कॉन्वॉय इफेक्ट. कॉन्वॉय इफेक्ट सेज कि आपकी जो बड़ी प्रोसेस जो है वो इतना ज्यादा टाइम लगा रही है कि जो छोटी छोटी प्रोसेसेस जो हैं उनको वेट करना पड़ रहा है. इसको ऐसे भी समझने की कोशिश करो कि एक बड़ी सी प्रोसेस है जो अभी इस एग्जांपल में मुझे कौन सी दिख रही है, प्रोसेस P1 जिसको 24 मिली सेकेंड चाहिए थे, जो कि अभी अभी हमने एक डायग्राम देखा था स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, एक हिस्टोग्राम, कि ज्यादातर प्रोसेसेस को कितने मिली सेकेंड की रिक्वायरमेंट होती थी? 2 milliseconds around. 2 to 3 मिलीसेकेंड अराउंड हमने देखा था. और हमने देखा था कि 16, 18, 24 इतनी मिलीसेकेंड्स की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम होती है. इतने मिलीसेकेंड्स की रिक्वायरमेंट जो थी वो कम होती थी. सो ये इतनी बड़ी एक प्रोसेस थी. पहले वो सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रही है तो सारी प्रोसेसेस रेडी क्यू में वेट कर रही हैं, रेडी क्यू में वेट कर रही हैं. जैसे ही इस प्रोसेस को आईओ की जरूरत पड़ी तो वो प्रोसेस सीपीयू से निकल के किसी न किसी आईओ के पास पहुंच गई. आईओ उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है. इन द मीन टाइम वो छोटी छोटी 3 मिली सेकेंड्स की बर्स्ट, सीपीयू बर्स्ट, P2 भी फटाफट से चल पड़ी, P3 भी फटाफट से चल पड़ी और हर उस प्रोसेस को अब आईओ की जरूरत पड़ी. अब वो वेट कर रही है कि P1 जो है उसका आईओ का काम खत्म होगा तो अब हमको दोबारा से मौका मिलेगा रेडी क्यू में जाने का. तो अब वो दोनों प्रोसेसेस जो है वो आईओ क्यू में वेट कर रही हैं कि वो बड़ी सी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जो है वो खत्म हो. सो अब जैसे ही वो बड़ी सी प्रोसेस का आईओ खत्म होता है वो दोबारा से रेडी क्यू में जाती है और दोबारा से सीपीयू शेड्यूलिंग उसकी शुरू हो जाती है. इन द मीन टाइम ये छोटी छोटी प्रोसेसेस जो हैं, पहली P2 जो थी वो उसका आईओ क्यू का काम खत्म हो गया, फिर P3 जो थी फटाफट से उसका भी आईओ क्यू का काम खत्म हो गया और वो दोबारा से बड़ी सी जो प्रोसेस जो है वो सीपीयू पे चल रही है तो बाकी दोनों छोटी छोटी प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में वेट कर रही है. दैट मीन्स दिस इज अ कॉन्वॉय इफेक्ट कि एक बड़ी सी प्रोसेस जब वो सीपीयू पे चल रही होती है तो बाकी छोटी छोटी प्रोसेसेस रेडी क्यू में वेट कर रही होती हैं और जब वो बड़ी सी प्रोसेस का आईओ बर्स्ट शुरू होता है तो छोटी छोटी प्रोसेसेस जो हैं वो उस टाइम पे एग्जीक्यूट फटाफट से हो जाती हैं और वो फिर वेट करती रहती हैं कि बड़ी सी प्रोसेस कब आईओ को छोड़ेगी और उन छोटी छोटी प्रोसेसेस को आईओ मिलेगा. सो दिस इज अ कॉन्वॉय इफेक्ट जहां पर एक बड़ी सी प्रोसेस जो है वो हमेशा छोटी छोटी प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम बढ़ा देती हैं. इसी वजह से दिस एल्गोरिथम इज नॉट कंसीडर्ड टू बी अ गुड एल्गोरिथम बिकॉज इस एल्गोरिथम में छोटी प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. छोटी प्रोसेसेस का वेट टाइम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. सो फॉर दिस रीजन ये एल्गोरिथम अच्छी नहीं मानी जाती. इसका एक और सिनेरियो देखते हैं. मान लो प्रोसेसेस इस ऑर्डर में आई होती, पहले P2 आई होती, फिर P3 आई होती, फिर P1 आई होती. तो क्या हुआ होता, पहले P2 चल जाता, फिर P3 चल जाता, फिर P1 चलता रहता. तो इस सिचुएशन में आपका वेटिंग टाइम क्या निकलता? पहली प्रोसेस को कितना चाहिए था, P1 को कितना चाहिए था. अच्छा ये चीज आप हमेशा याद रखना, इस टॉपिक में से ना न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप हमेशा P1 P2 P3 लिखोगे. P1 प्लस P2 प्लस P3 चाहे उनका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर जो मर्जी हो पर लिखते टाइम कन्वीनियंस के लिए हम P1 P2 P3 लिखते हैं. तो P1 को कितना वेट करना पड़ा? 6. P2 को कितना पढ़ना पड़ा? 0. P3 को कितना करना पड़ा? That on an average comes out to be 3. तो क्या कोई अब हमारी FCFS तो कैसे शेड्यूलिंग कर रही थी? ऐसी शेड्यूलिंग कर रही थी
कितना अच्छा होता है कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ऐसी होती जो छोटी छोटी सीपीयू बर्स्ट वाली प्रोसेसेस को पहले एग्जीक्यूट करवा देती, जिससे क्या होता, वेट टाइम जो था वो इम्प्रूव हो जाता। यहाँ पर वेटिंग टाइम आपका 17 निकल के आ रहा था ऑन एन एवरेज, और यहाँ पे वेटिंग टाइम कितना निकल के आ रहा है, ओनली 3। देख सकते हो 17 और 3 में कितना फर्क है। यानी कि FCFS तो एक अच्छी एल्गोरिथम नहीं मानी जा सकती जब आपकी प्रोसेसेस में कुछ छोटी प्रोसेसेस हों और वो एक बड़ी प्रोसेस के पीछे वेट कर रही हो, then FCFS cannot be considered to be a good algorithm because it suffers from the convoy effect. Read the convoy effect. Short processes behind a long process. Consider a one CPU bound and many IO bound processes, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि एक बड़ी सी प्रोसेस है, वो पहले आपको रेडी क्यू में वेट करवाएगी छोटी प्रोसेसेस को, फिर वो IO क्यू में चली जाएगी, तो उसकी वजह से प्रोसेसेस IO क्यू में वेट करेंगे एंड सो ऑन। सो विद दिस आई एम जस्ट स्टॉपिंग हियर माई सेल्फ। बाकी की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम कल की क्लास में करेंगे। नाउ लेट मी जस्ट ओके, मैं PPT खोल लेती हूँ, वहां से शायद दिखाना आसान होगा। ऑल्दो मुझे याद है कि मैंने प्रोग्राम तुम्हारे साथ शेयर किया हुआ था। ओके, सो आज की क्लास में हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ थ्रेड of execution apart from the main program। मेन तो आपका चल ही रहा होगा, मेन थ्रेड तो आपका चल ही रहा होगा। उस मेन थ्रेड के अलोंग आपको एक एडिशनल चाइल्ड थ्रेड जो है वो क्रिएट करना है। Girls, this is not forking, this is threading. So you are not creating an additional fork process, you are creating a thread which is doing some part of the main thread। main thread जो आपका मेन प्रोग्राम जो काम कर रहा है उसी का ही कुछ काम जो है वो चाइल्ड थ्रेड जो है वो आपका करेगा। सो आई होप मैंने आपको बताया था कि हमने pthread लाइब्रेरी को इंक्लूड, ये सारा प्रोग्राम आई क्लियरली रिमेम्बर, ये मैं समझा चुकी थी, बट इट इज जस्ट अ क्विक रिकैप कि आज तुम्हें करना क्या है। सो आपको pthread की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है। आपने ये सिग्नेचर दे दिया, थ्रेड का सिग्नेचर दिया है कि आपका थ्रेड क्या करेगा, वो आपने प्रोग्राम दे दिया रनर। आप सबसे पहले तो ये चीज टेस्ट करोगे कि क्या थ्रेड का नाम आप रनर ही दे सकते हो या इट कैन बी एनीथिंग एल्स ऑल्सो। तो इंस्टेड ऑफ रनर आप बिग, स्मॉल, 1 2 3 टेस्ट कुछ भी डाल के देखिएगा, एनी यूजर डिफाइंड नेम। सो आपने यहाँ पे pthread के लिए एक TID ले लिया। आई रिमेम्बर मैंने आपको ये बताया था कि pthread अंडरस्कोर टाइप T का आइडेंटिफायर होता है ये, और ये आपने सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करी है। यहाँ पे अभी हम एट्रीब्यूट को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम सॉरी, कहाँ पे आ गए, हाँ। सो ये प्रोग्राम क्या कर रहा था, ये प्रोग्राम सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स को कैलकुलेट कर रहा है, और जो सम निकालना है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालना है, वो एक चाइल्ड थ्रेड के थ्रू हो रहा है। सो बेसिकली जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो आप लिखोगे ./a.out फॉलोड बाय द नंबर की कितने नंबर तक का आपको n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। लेट्स से मैंने डाल दिया 6 या 10, तो ये क्या करेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 निकालेगा। सो आपको यहाँ पे रन करते टाइम 2 आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत है। अगर आपने 2 आर्ग्यूमेंट नहीं दिए तो वो एरर रिटर्न करेगा। अगर आपने दूसरा आर्ग्यूमेंट argv 0 is a.out, argv 1 is the नंबर जहां तक के आपको डिजिट्स का सम कैलकुलेट करना है, तो अगर argv आपने लेस देन 0 रखा है देन ऑल्सो इट विल रिटर्न अ वैल्यू कि अगर वो लेस देन 0 है तो नेचुरल नंबर्स का सम आप नहीं निकाल सकते। यहाँ से मेन प्रोग्राम का कॉन्टेक्स्ट शुरू होता है, और यहाँ पे आपने क्या दिखाया है कि सबसे आपने पहले एक इनिट मेथड लेके बाय डिफॉल्ट जो भी एट्रीब्यूट्स होती हैं pthread की उनको इनिशियलाइज कर दिया। देन pthread क्रिएट किया है विद द TID जो आपने ऊपर स्पेसिफाई किया होगा, TID विद अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड द रनर, द नेम ऑफ द थ्रेड जो भी आप काम करवाना चाहते हो, एंड द आर्ग्यूमेंट जो आपने भेजने थे वो आर्ग्यूमेंट। कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, रनर पे आ जाएगा। रनर के कोड के अंदर आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर कैलकुलेट किया जाएगा, और फिर आपका pthread जैसे ही यहाँ से एग्जिट होगा ये यहाँ पे आ जाएगा pthread join। दिस इज अ टाइप ऑफ सिंक्रोनस थ्रेडिंग
दिस इज अ टाइप ऑफ सिंक्रोनस थ्रेडिंग। मिल गया होगा आपको सिंक्रोनस थ्रेडिंग, जहां पे हमने बात की थी जो आपका मेन थ्रेड होता है वो चाइल्ड थ्रेड का वेट करता है जब तक चाइल्ड थ्रेड का काम खत्म नहीं हो जाता, और जब चाइल्ड थ्रेड का काम खत्म होता है इट सेंड्स अ सिग्नल टू द मेन थ्रेड एंड मेन थ्रेड जॉइंस द रिजल्ट ऑफ द चाइल्ड थ्रेड विद द मेन थ्रेड। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मेन थ्रेड में चाइल्ड थ्रेड को ज्वाइन किया विद द टीआईडी, जो भी आपका चाइल्ड थ्रेड का टीआईडी रहा होगा, और मैंने जो चाइल्ड थ्रेड ने कैलकुलेट किया था वो सम जो था वो मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, सो बेसिकली नॉट अ न्यू प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, अ चाइल्ड इज क्रिएटेड एंड द चाइल्ड एंड द पेरेंट शेयर द एड्रेस स्पेस, शेयर द एड्रेस स्पेस। अब यहाँ पे देखो सम जो था वो एक चाइल्ड थ्रेड ने निकाला था, बट वो वैल्यू मैंने मेन थ्रेड में प्रिंट करवाई है। सो बोथ द प्रोसेसेस शेयर द एड्रेस स्पेस। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है ये आज आपको करना है। इसके अलावा आपको 2-3 प्रोग्राम्स और करने होंगे, ध्यान से सुनेंगे आप सबसे पहले तो एक चाइल्ड थ्रेड को एक सिंपल ये प्रोग्राम करेंगे जो हमारी बुक में दिया हुआ है, एग्जैक्टली द सेम स्निपेट ऑफ कोड यू विल बी राइटिंग, और आप चेक करोगे कि क्या रनर का नाम कुछ और दिया जा सकता है। फिर आप 2 थ्रेड बनाएंगे, 1 थ्रेड should be executing let's say sum of positive in natural numbers and the other thread should be executing sum of odd natural numbers। even और odd natural numbers के लिए आप अलग अलग 2 threads बनाएंगे, यानी कि instead of 1 thread मेरे प्रोग्राम में 2 thread simultaneously चलने चाहिए। एक थ्रेड जो है वो एक काम कर रहा है और दूसरा थ्रेड जो है वो लेट्स से दूसरा काम कर रहा है। ये आपको काम आज की लैब की क्लास में करना है। आई होप आई एम क्लियर गर्ल्स, आई होप आई एम क्लियर। क्या करना है आपको? Yes, ma'am. 2 थ्रेड्स बनाने हैं। एक थ्रेड का प्रोग्राम तो आपकी बुक में दिया हुआ है, एग्जैक्टली द सेम वे आपको 2 थ्रेड बनाने हैं, और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी 2-2 हो जाएंगी। ये यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, p thread underscore t tid1 tid2 atr1 atr2। ठीक है, और यहाँ पर भी इन स्टेटमेंट्स को 2-2 बार एग्जीक्यूट कर दोगे। इनिशियलाइज 2 बार आ जाएगा, क्रिएट 2 बार आ जाएगा, ज्वाइन 2 बार आ जाएगा, और 2 अलग अलग रनर्स बना दोगे, रनर 1 रनर 2 या जो भी आपने नाम देने होंगे। ट्राई करना, हो जाएगा। आज की लैब 4 घंटे की लैब है, सो यू प्लीज एक्सपेरिमेंट आउट विद थिंग्स, प्ले अराउंड विद थिंग्स। लेट मी क्विकली टेक योर अटेंडेंस, टाइम ज्यादा ही हो गया है।